दिल बदल कर देख लो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको बच्चों आवाज आ रही है मेरी और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो चीते की फुर्ती के साथ जरा जय हिंद दे दो। और जय हिंद के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास। आज एक्चुअली हुआ क्या कि हो गया हमारा इंटरनेट फाइबर झंड, और बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे उसको ठीक करने की। सब धूल वूल में हो गया, पसीना वसीना भी आ गया। ठीक है, फिर आखिर में मुझे को इंजीनियर को कॉल करना पड़ा। इंजीनियर कह रहा है कल आऊंगा, 23 जुलाई का अपॉइंटमेंट दिखा रहा है, उससे पहले अपॉइंटमेंट नहीं। फिर मैं खुद इंजीनियर बना। फिर मैंने सोचा चलो करके देख लेता हूँ एक बार अपनी तरफ से। सब सब चीजें मैंने सारी निकाल डाली, सारे वायर उखाड़ डाले, सारे वायर उखाड़ के सारे वायर दोबारा से लगा दिए। ठीक है, ऐसा 3 4 बार करा। तीसरी बार में जाके वो चल गया। ठीक है, और तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई। तो भाई इसलिए ये हो गया, पढ़ाने के साथ आज एक्स्ट्रा मेहनत मुझे करना पड़ गई। पर कोई बात नहीं है, खुशी इस बात की है, मतलब ठीक है, गर्मी लग गई, पसीना आ गया, मेरी टी शर्ट पूरी गीली हो गई है। जहां मैं कर रहा था, जहाँ ये वायर वायर थे, वहाँ पंखा वंखा कुछ नहीं था। पर कोई दिक्कत नहीं है, खुश इसलिए हूँ कि मेहनत का फल मिल गया, मेरी क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो तैयार हो भाई, चले आगे, पढ़ोगे दबा के। अरे कोई जीनियस थोड़ी होता है, तो हम बचपन से देख रहे हैं। देखो कोई भी मशीन होती है, हम क्या करते हैं? पापा का स्कूटर खराब होता था, क्या करते थे? लिटा दिया उसको, लिटाल के थोड़ा हिला दिया। आज भी किसी लड़की कोई तुमसे हेल्प मांगती है तो तुम क्या इंजीनियर बनते हो? कुछ थोड़ी करना होता है। ये कि मशीन ऐसी होती हैं बस, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, हिला दो उसको, सारे वायर निकाल दो, दोबारा प्लग कर दो। ये इंटरनेशनल जुगाड़ है, मतलब इंडियन तो है ही, अगर इंटरनेशनल नहीं है तो कोई बुराई नहीं है उसमें। और करते रहो, हो जाएगा तो सब तुम्हें यही कहेंगे, अरे तुम तो जीनियस हो। पर जीनियस नहीं है। दिस थिंग इज कॉल्ड क्लेशे। CLICHA, क्लेशे। क्लेशे का मतलब होता है समथिंग वेरी कॉमन, जिसको सब जानते हैं। अबे हाँ, ऐसा ही तो किया जाता है। ठीक है, चलो तो बढ़े आगे। तैयार हैं आप? आज एक्चुअली मेरे हिस्से का कुछ है नहीं ज्यादा पढ़ाने का, आज तुम्हारे हिस्से का है। आज है तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा, जिससे मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम अंग्रेजी पढ़ के समझ लेते हो, है ना? जो तुम आज तक मेरे से बात करते हो, इतनी सारी चीजें तुम बोलते हो, सर मैंने ये क्वेश्चन किया। आज तुम्हारा आईना आएगा मेरे सामने, क्योंकि हम करेंगे एक नहीं, दो नहीं, 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस क्लास में, बैक टू बैक। उससे पहले हम समझेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कितना वेटेज होता है, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है, कैसे हमें अपना लेवल बढ़ाना है। तो आज बेसिक लेवल पे आप 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग ऐसी होने वाली है। तैयार हैं आप? शेल वी मूव फर्दर? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स बंद करते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, कंजंक्शंस प्रपोजिशंस हमने अब तक की है, इसका डीपीपी भी हम आपके साथ करने वाले हैं। क्लास थोड़ी तेज चलाना होगी मुझे, थोड़ी बकवास कम और तेज स्पीड। 2x पे बिना देखी तुम्हें 2x पे थोड़ी थोड़ी लगनी चाहिए, क्योंकि आधा घंटा हमारा खराब कर दिया इंटरनेट सर्विसेज ने। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आज आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? आज आप मेरे साथ करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इस पे प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। कभी कोई स्पोर्ट्स सीखा है तुमने? अगर नहीं सीखा, फॉर एग्जाम्पल, कभी अगर जीवन में तुम किसी भी क्रिकेट एकेडमी में गए हो, क्रिकेट एकेडमी ले लेता हूँ क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो हमारे यहाँ लगभग ज्यादातर लोग खेलते हैं। तो जब आप क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं और आपसे ये कहा जाता है, भाई आप आते हैं, आपके फादर, आपके गार्जियन आपको कोच को देते हैं और कहते हैं कि भाई ये एक बॉलर बनना चाहता है,
तो क्या करता है वो आपको कोच आपके हाथ में बॉल देता है और आपसे बॉल फेंकवा के देखता है और फिर आपकी कमियां दूर कराता है। स्पोर्ट्स में भी और दुनिया में भी, एक्चुअली स्पोर्ट्स का नाम मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि जिस जिस बच्चे ने जीवन में कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला होता ना, तो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइको एनालिस्ट, इन लोगों का भी ये कहना होता है कि उनका डिटर्मिनेशन थोड़ा वीक होता है। वो इमोशनली भी कमजोर होते हैं, उन्हें हार झेलने की आदत नहीं होती, वो चीज़ों को आसानी से लेना चाहते हैं। इसलिए ये ज़रूर याद रखिए, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेल पाए, अगर आपने स्पोर्ट्स में नहीं रहे हैं और आपका कोई छोटा भाई या बहन है, तो उसको को अगर स्पोर्ट्स नहीं खेलता है तो उसे पुश करो। जैसे आप पढ़ाई के लिए पुश करते हैं ना, इतना इससे कम से कम थोड़ा तो पुश आपको स्पोर्ट्स के लिए भी करना चाहिए। अपने छोटों को सबको करना चाहिए। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ऐसी है, ये एक स्किल है रीडिंग करना, ये एक दिन में डेवलप नहीं होता। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर को करना, तो पहले तो एक बात समझिए कि ये आपके यहाँ आए या नहीं आए, पर ये तभी भी आपको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी आ जाता है और कभी नहीं आता है। ये कभी आ जाता है एनडीए में और कभी नहीं आता। यूजुअली आ जाता है, कई बार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 बार एनडीए का पेपर हुआ है तो 6 बार तो आ गया होगा, 7 बार तो आ गया होगा, 2-3 बार नहीं भी आया। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, आपको एक बड़ा सा पैसेज दे रखा है, टिंग 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 टिंग, बड़ा सा पैसेज होता है। कभी कभी काफी बड़ा भी देते हैं, कभी कभी छोटे छोटे पैसेज भी आते हैं, ऐसे 20 वर्ड 50 वर्ड का भी पैसेज मैंने देखा है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, इतने छोटे छोटे पैसेज भी आते हैं ना। और जब बड़ा पैसेज आता है तो वो लगभग 1000 वर्ड तक का भी आता है। तो आप ये मान के चलिए कि 150 वर्ड से लेके 1000 वर्ड के बीच में आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फंसता है। 150 to 1000 वर्ड के बीच में आता है। ठीक है, अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस हो सकता है 1000 चीजों पे, वो हिस्ट्री पे बेस्ड हो सकता है, वो साइंस पे बेस्ड हो सकता है, वो मेटाफिजिक्स पे बेस्ड हो सकता है, इन्वायरमेंट पे बेस्ड हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटीज पे बेस्ड हो सकता है, वाइल्ड लाइफ पे बेस्ड हो सकता है, पॉलिटिक्स पे बेस्ड हो सकता है। ठीक है, बिजनेस या इकोनॉमी पे बेस्ड हो सकता है। तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ, क्या है ये, वैरायटी ऑफ थीम्स हो सकती हैं इस पे, बेशुमार थीम हो सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा मेटाफिजिक्स क्या होता है। अभी अगर तुम्हें मेटाफिजिक्स नहीं पता होगा, तो फिर तुम मेटाफिजिक्स पे अगर कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो उसको कैसे अच्छे से कर पाओगे, मोस्ट प्रोबेबली तुम नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से जैसे मेरे मेरे को दिक्कत हो जाती है जब इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी पैसेज आता है, मेरे को लगता है यार क्या दे दिया, उसमें मेरे को बड़ी दिक्कत होती है चीज़ों को समझना। बहुत सारा डेटा होता है और फिर उसके बाद कैसे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, क्या डिमांड क्या सप्लाई, और फिर उसमें मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। खैर, अल्टीमेटली अगर हिस्ट्री पे आ जाए, थोड़ी बहुत साइंस पे भी देख लेता हूँ, मेटाफिजिक्स मैंने काफ़ी ठीक ठाक देख रखी है, इन्वायरमेंट, ह्यूमन सोसाइटीज, वाइल्ड लाइफ, किसी पे दिक्कत नहीं होगी। इन दो पे मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पॉलिटिक्स में भी मेरा हाथ कच्चा है और थोड़ा बिजनेस में भी मेरा हाथ कच्चा है। ठीक है, तो बाकी चीजों में मैं सॉलिड हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर इस तरह का कुछ भी पैसे जाता है तो। और ये हर आदमी के साथ होता है, हर बंदे के साथ। कहीं ना कहीं आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे जब आपको कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो पॉइंट क्या है, पहले नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आपको करना पड़ता है रीड इन वैरायटी। समझ रहे हो बात को, आपको वैरायटी में पढ़ना पड़ता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन के रीड इन वैरायटी, रीड इन वैरायटी का मतलब है यार कि कभी ये पढ़ो, कभी ये पढ़ो, कभी ये पढ़ो, कभी ये। और इसका तरीका क्या है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ें, बढ़िया से रीडिंग करें खूब। जो आर्टिकल आपका करंट अफेयर्स का टीचर ने आज आपको पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल आज टीचर आपके पास आया और उन्होंने आके आजकल जो भी वो हॉट टॉपिक चल रहा है, उस हॉट टॉपिक पे आके उन्होंने आपको पढ़ाया, तो आपने जो टीचर ने पढ़ाया वो पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद जाके उस पर 2 आर्टिकल और पढ़ लिया, टॉपिक सॉलिड तैयार हो गया आपका, रीडिंग भी हो गई और एक तीर से 2 निशाने लगे। अंग्रेजी तो तैयार हुई, साथ ही साथ जीएस भी तैयार हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, तो रीड इन वैरायटी करेंगे। दूसरी चीज, मेक नोट्स आउट ऑफ रीडिंग। तीसरी चीज, लर्न
vocabulary by compiling a vocabulary register. अब तुम ये सोच रहे होगे भाई कि लर्न वोकैबुलरी बाय कंपाइलिंग अ वोकैबुलरी रजिस्टर, ये सारी बातें तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। कब बताई थी? क्लास 1 में। तो जो क्लास 1 में तुम्हें तैयारी कराई गई थी ना, वो इस सब की कराई गई थी। ये एक एंटायरली रीडिंग बेस्ड टॉपिक है। रीडिंग बेस्ड टॉपिक का क्या मतलब होता है? रीडिंग बेस्ड, इसमें टीचर आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग है। क्योंकि हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग है, उसमें जो कंटेंट पूछा गया है वो कंटेंट अलग है, उसके क्वेश्चंस अलग है, उसकी थीम अलग है, उसकी टोन अलग है, उसका राइटर अलग है, उसका सोर्स अलग है। तो एवरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। लेंथ अलग, नंबर ऑफ वर्ड्स अलग, तो सब कुछ अलग होता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर आप ये करते आते हैं ना, तो आपको अंदाजा हो जाता है, आपने हर तरह का सब कुछ पढ़ रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए आपका बैच स्टार्ट हुआ था 2 महीने पहले, ठीक है? तो 2 महीने में अगर आपने, जो मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि भाई तू रीड कर, अगर तुमने किया है तो आज तुम्हें अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंट फील होगा। नहीं तो कहोगे सर मेरा छूट गया, सर ये वाला क्वेश्चन रह गया, सर मेरे को रीडिंग नहीं हुई, सर मेरे को समझ नहीं आया, इसका मीनिंग नहीं से पता था, सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3। और भाई जब एग्जाम में आते हैं ना 50 क्वेश्चन, तो ये आपको परेशान करते हैं ना, जो 50 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन का भी स्टेमिना बच्चों को नहीं बन पाता है जो लोग रीडिंग नहीं करते। जो सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लगाते हैं ना, लेक्चर पढ़ा क्वेश्चन लगाया, लेक्चर पढ़ा क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं और उनके रिजेक्शन की वजह ये होती है। 50 क्वेश्चन भी उन्हें बहुत ज्यादा लगते हैं। जब वो मॉक टेस्ट करने जाते हैं तो उन्हें 50 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा लगते हैं। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि भाई रीडिंग करो। अगर रीडिंग नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। अब कैसे पता चलेगा? सर मेरा बढ़िया हो सकता है, सर मैंने कभी रीडिंग नहीं करी हो, लेकिन फिर भी भगवान का मेरे ऊपर वरदान हो अपने आप ही। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहाँ से एनडीए से डायरेक्ट मेजर बन जाते हैं, वैसी वाली बात बता रहा हूं। तो वैसे ही हो सकता है तुम्हारे पे वरदान हो कि मैं रीडिंग नहीं करूंगा तब भी हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना दूंगा, कैसा भी आ जाए, टेढ़ा से टेढ़ा, सीधा सीधा बना दूंगा, सब कर जाऊंगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्लोज टेस्ट भी बना दूंगा, पीक्यूआरएस भी बना दूंगा, बिना रीडिंग की जरूरत नहीं है मेरे को अंग्रेजी समझ में आती है। तो मैं आपको बताता हूँ 3 चीजें, इनके बेसिस पे आप खुद जज कर सकते हैं कि आपकी अंग्रेजी कैसी है। सबसे पहली चीज होती है भाई, जिसे हम कहते हैं रीडिंग स्किल्स। और रीडिंग स्किल्स में आपकी आती हैं 3 चीजें। सबसे पहले रीडिंग स्पीड, दूसरी चीज रीडिंग रेंज, रीडिंग मेमोरी। अब हुआ क्या कि मैंने आपसे कहा भाई जरा ये वो है आर्टिकल है, पढ़ियो जरा। आर्टिकल ज्यादा नहीं, 5-6 पैराग्राफ का, 5 पैराग्राफ का आर्टिकल तुमने पढ़ना शुरू करा। पहला पैराग्राफ शानदार समझ में आया और तुम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। दूसरे पैराग्राफ में पहुंचते पहुंचते तुम्हें याद आया, अरे शुरू में क्या कह रहा था, भूल गया मैं, ठीक है? और तीसरे पे जाते जाते तुम बिल्कुल ही भूल गए कि दूसरा तीसरा क्या कह रहा था। तो तुम्हें फिर वापस जाना पड़ा पीछे कि क्या कह रहा है ये, दोबारा पढ़ा तुमने, तीसरे पैराग्राफ तक आए, चौथे में पहुंचे, फिर भूल गए कमबख्त दूसरे तीसरे में क्या था, फिर वापस गए, फिर दूसरा तीसरा पढ़ रहे हो। और 5 पैराग्राफ एटलीस्ट तुमने एक एक पैराग्राफ को 2-2 बार पढ़ा, तो वो तुम्हारे 5 के 10 हो गए, एक बार में हो ही नहीं पा रहा है। तो इसको कहते हैं रीडिंग मेमोरी। तुम्हारी मेमोरी खराब है, तुम्हारा जो ब्रेन है ना प्रोसेस नहीं कर पाता, साथ साथ नहीं रह पाता। जैसे कि कोई मूवी देखते हो तो क्या ऐसा होता है कि मूवी देखने को भाई साहब पीछे कर देना, भाई साहब मैं भूल गया क्या हुआ था शुरू, पहला सीन दिखा दो एक बार फिर से, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपके साथ रीडिंग में ऐसा क्यों होता है? ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी रीडिंग मेमोरी बढ़िया हो जाती है, फिर आपको चीजों को रिपीटेडली नहीं पढ़ना पड़ता, बस आप एक फ्लो में पढ़ते जाइए और अपनी आत्मा तृप्त करते जाइए। अब आती है रीडिंग रेंज। रीडिंग रेंज बेसिकली होती है स्टैमिना। रीडिंग रेंज क्या होती है? आपका स्टैमिना होता है। कहने का मतलब है 5 पैराग्राफ का जब मैंने तुम्हें दिया था, तुमने खुशी खुशी ले लिया था और पढ़ लिया, तुमने लगा इतना तो पढ़ ही लेता हूं। अब मैंने तुम्हें एक आर्टिकल दिया
जिसके अंदर थे 15 पैराग्राफ। या मेरा कोर्ट का एक वो आया बड़ा सा, क्या बोलते हैं, आदेश आया। आदेश आया कोर्ट से, ऑर्डर्स आए, तो मैंने कहा इधर पढ़ना ही है। 7 पेज थे उस पर, बड़े बड़े अलग अलग क्लॉज का। तुमने सर मेरे को नहीं होगा सर, ये इतना नहीं पढ़ पाता मैं। रीडिंग रेंज खराब है तुम्हारी। रीडिंग रेंज का मतलब है ऐसी है कि भाई देखो, या तुमने रनिंग स्टार्ट करी होगी, तो बहुत सारे बच्चे होंगे वो 5 किलोमीटर दौड़ लेते होंगे, 6 किलोमीटर दौड़ लेते होंगे। मेरे एक भैया है वो 30-30 किलोमीटर दौड़ते हैं, वो दौड़ रहे हैं तुम्हारी उम्र से, ठीक है, और मेरे से भी वो 10 साल बड़े हैं। तो वो आज भी काशीपुर से रामनगर चले जाते हैं दौड़ के, ठीक है, दौड़ते दौड़ते। और लगभग इनका रोज का है, फोटोज डालते रहते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, ठीक है, कि आज मैं दौड़ के आया हूँ, वाओ व्हाट अ वेदर, एंड फाइनली आई हैव रन टुडे फॉर 32 किलोमीटर्स, ठीक है, फीलिंग ऑसम। ये सब वो बचपन से कर रहे हैं। और तुम कहोगे ये आदमी इतना ढऊ, ठीक है, 40 पार और दौड़ रहा है मस्त 10-12 किलोमीटर, क्योंकि वो बचपन से कर रहा है उस चीज को, मतलब कर रहा है 16-17 साल की उम्र से, ठीक है, और करता ही जाता है, करता ही जाता है, उसकी हॉबी है, ठीक है, हर दिन करता है वो, उसको अच्छा लगता है सुबह सुबह, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी रेंज दौड़ की बहुत ज्यादा हो गई है। अब मैं कितनी बॉडी बना लूं, कितना जिम जा लूं, मैं उनके बराबर 10% नहीं भाग सकता, जैसे वो शायद मेरे बराबर वेट नहीं उठा पाएंगे। तो ये क्या होता है, आप जिस चीज पे वर्क करते हैं आपकी वही चीज डेवलप हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगी। अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपका रीडिंग की रेंज बढ़ जाएगी। फिर आप लगातार भी 15-15 पेज, 20-20 पेज। आप ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं क्या, जो लोग क्या करते हैं, जो लोग रीडिंग के बड़े शौकीन होते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, उनको रीड करना बहुत अच्छा लगता है, और पढ़ते पढ़ते वो पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, कहाँ निकल जाते हैं दुनिया अपनी मौज में। वो पढ़ते पढ़ते उसने अपने एग्जाम का भी छोड़ दिया। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे को जानता हूँ। मैं खुद एक टाइम पे ऐसा था कि जब मैं कॉमिक्स पढ़ा करता था, बहुत कॉमिक्स पढ़ी है मैंने। एक राज कॉमिक्स आती थी, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, ठीक है, बाकेलाल, ये सारे सुपर हीरोज उसमें हुआ करते थे। तो ये मैंने बहुत टाइम पढ़ी है। मेरे पास एक टाइम पे मेरी अपनी खुद की पर्सनल 200-200, 300 कॉमिक्स रखी हुई थी, ठीक है। तो मैं अपने कोर्स का छोड़ दिया करता था, मम्मी से पिटने लगा था इस चीज में। मम्मी कहती थी कोर्स का पढ़ ले, हर समय कॉमिक्स, हर समय कॉमिक्स, अंधा हो जाइए कॉमिक्स पढ़ पढ़ के, मम्मी ऐसे बोलती थी, क्योंकि मैं पढ़ता था ऐसे कॉमिक्स में घुस के बिल्कुल, ठीक है। खैर आंखें तो ठीक है, वो प्रकृति की देन है, अभी तक बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मेरी रीडिंग बहुत जबरदस्त हो गई थी। उसका फायदा ये हुआ है कि हिंदी मुझे आज तक आती है बहुत बढ़िया। मैं हिंदी में कभी अच्छा नहीं था, क्योंकि कॉमिक्स हिंदी में पढ़ी, इसलिए हिंदी आज तक सॉलिड है। नहीं भी पढ़ता हूँ ना, 10 साल और ना पढ़ूं तब भी, क्योंकि मैंने पढ़ी बेशुमार कॉमिक्स, कई हजार कॉमिक्स पढ़ी मैंने, 1,500-2,000 कॉमिक्स पढ़ी होगी मैंने। इस वजह से हिंदी मेरी सॉलिड हो गई। तो आपको यही करना है, अपनी रीडिंग रेंज बढ़ानी है, रीडिंग रेंज आपकी बढ़ जाएगी। अब जब ये दो चीजें बढ़िया हो जाएंगी तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी। भाई तुमने पहले बाइक चलाना सीखी थी, या कार चलाना अगर किसी ने सीखी हो, तो क्या पहले ही तुमने क्या करा, पहले ही क्या 5वां गियर डाल दिया तुमने, या पहले दिन ही भगा दी? पहले तुम हैंडल डगमगाते हो, हल्के हल्के पैर टेकते हो, फिर देखते हो चल रही है, फिर कमबख्त मुड़ती नहीं होती है। मैंने अगर किसी को स्कूटी सिखाई है तो यही हुआ है, स्कूटी मुड़ नहीं रही है, मेरे से कह रही है मेरे को तो मैं स्कूटी मैंने कहा स्कूटी आती है चलाना? कह रही हाँ मेरे को आती है, स्कूटी में चला लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा सही चला लेती हूँ? नहीं चला तो लेती हूँ, पर मेरे से ना मुड़ती नहीं है। भाई मैं डर गया, मैंने कहा क्या कह रही है, मुड़ती नहीं है? कह रही हाँ बस मेरे को मोड़ने में दिक्कत होती है। अरे मैंने कहा कौन से सीधे रोड बने हुए हैं यहाँ पे कि तुझे सीधे ही जाना है, मुड़ती नहीं है? ये क्या बात हुई? फिर मेरे को मोड़ने में दिक्कत होती है। तो मैं चलो ठीक है, इसको मोड़ना सिखा देते हैं। मैंने उससे थोड़ा थोड़ा मोड़ना सिखाया, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि अब क्या होता है, उसने पहले मोड़ना सीख लिया, अब मोड़ना आ गया उसे। अब जब उसे मोड़ना आ गया, 25-30 बार 50 बार मोड़ लिया, मोड़ने पे कॉन्फिडेंट हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मोड़ना आ जाता है, आदमी हर तरीके से चलाता है, स्कूटी चला चुका होता है 4-5 हजार किलोमीटर, उसके बाद वो स्कूटी उड़ाता है, ठीक है। फिर उसके अंदर अपने आप गाना बजता है, टाटा यंग वाला, धूम धूम, ठीक है, धूम धूम वाला गाना बजता है और वो धूम धूम करता रहता है। तो ऐसा ही तुम्हारे साथ रीडिंग में होगा। पहले तुम अपना रीडिंग मेमोरी बढ़िया करोगे, रीडिंग रेंज बढ़िया करोगे, रीडिंग स्पीड या अपने आप होगी, दैट कम्स ऑन इट्स ओन। आपको इस पे वर्क करना है बस। कभी फास्ट बॉलिंग भी सीखने जाओगे ना, तुम्हारा जो कोच होगा तुम्हारे एक्शन पे, तुम्हारी जंप पे, तुम्हारी लैंडिंग पे, तुम्हारी डिलीवरी पे वर्क कराता है, ठीक है, कितना तुम्हारा फॉलो थ्रू कैसा रहा, इन सब चीजों पर स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टेक्निक। अगर तुम्हारी टेक्निक सही है, रीडिंग मेमोरी, रीडिंग रेंज पे काम कर रहे हो, ये अपने आप बढ़िया हो जाएगा। और ये बढ़िया हो जाएगा, फिर 50 क्वेश्चन क्या, तुम सीडीएस का पेपर भी सॉल्व करोगे, 120 क्वेश्चन वाला, तो एक बार में बैठोगे और पेपर करके उठोगे, विद इन 1.5 आवर तुम ये 200-120 क्वेश्चन भी लगा दो।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करते कैसे हैं। रीडिंग वीडिंग आ जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करते हैं। अभी तो हमने जाना कि इसके लिए रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे की बात यह है कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछ लेता है ये। देखो भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहली चीज तो तुम्हारे पास होते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। आई हई, इतने गंदे इतने सीधे क्वेश्चन होते हैं। तुम्हें बताएगा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मान लो महाराणा प्रताप के बारे में बताएंगे। एक ब्रेव किंग थे महाराणा प्रताप, जबरदस्त, उनका एक जबरदस्त घोड़ा था, घोड़े का नाम था चेतक। और फिर तुमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाएगा बताओ घोड़े का नाम क्या था, और तुम कह दोगे महाराणा प्रताप। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है। जब तुम ढंग से उसे नहीं पढ़ते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर सिंपल मेंशन्ड इंफॉर्मेशन ये पूछी जाती है, ऑलरेडी मेंशन्ड होती है, सीधी सीधी दी गई होती है, तब भी तुम गलत कर देते हो क्योंकि तुम चीजों को समझ नहीं पाते हो। इनको करने के लिए जो स्किल चाहिए होते हैं वो होता है तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज का मतलब होता है कि तुम्हें चाहिए दो चीजें। एक तो भैया तुम उसकी ग्रामर समझ गए हो, उसकी वोकैबलरी, और तीसरी चीज उसका मीनिंग समझ गए हो। अब ये मीनिंग बड़ी चीज है। एक होता है तुम्हारे पास एक्सप्लिसिट मीनिंग, एक होता है तुम्हारे पास इम्प्लिसिट मीनिंग। अब एक्सप्लिसिट मीनिंग का मतलब है खुला, स्पष्ट। ठीक है, जैसे मान लो राइटर ने एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लिखा था ही वॉज द ओनली पर्सन शी डिडंट लाइक, शी कंसिडर्स हिम एन इडियट, a fool who is good for nothing, and she never wanted to meet him. But the days and times, but the day and time is cruel. He came with a rose in his hand, and with all emotions and love, he proposed her. She got very furious and she was unable to control herself. Out of sheer frustration, she said, "Love you, get lost." अब क्वेश्चन आता है, did the girl reply in positive to the boy? ठीक है, तो बच्चा सोचता है हाँ लव यू का रिप्लाई लव यू ही दिया था। एक्सप्लिसिट तो यही कह रहा है, जो सामने दिख रहा है वो यही कह रहा है। पर तुम जरा सोच के देखो इसको, कंपटीशन को। तुम किसी के पास गए, तुमने कहा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आई लव यू। लड़की ने कहा गंवार रुक तू, कह रहा दिमाग है ना, ईटा उठाया जा रहा है, लव यू टू कह रही हूँ, चल जा भैया से, इसमें चल भैया से, अब दिख मत जाइयो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्सप्लिसिट मीनिंग तो हो जाएगा। तुम जाके अपने दोस्तों बताओगे भाई इतना प्यार था ना उसको मेरे से, मैं तो बस कहा एकदम उसने पलट के मेरे को चले जाओ यहाँ से, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, आई लव यू टू, आई लव यू कह रही थी, मैं खुद भाग रहा था, मेरे पीछे भाग रही थी, बस तुमने इतना नहीं बताया कि ईटा भी तो क्या हाथ में था। ठीक है, तुम कह रहे हो मैं आगे आगे भाग रहा था, वो पीछे पीछे भाग रही थी। तो ये क्या है, तुम्हें यहाँ पे टोन समझना पड़ती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे आऊंगा इस चीज में, तो आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों मीनिंग समझना पड़ेगा। इम्प्लिसिट का मीनिंग का मतलब क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइन्स, भावनाओं को सीख काशी,
कह क्या रहा है ये? इम्प्लिसिट मीनिंग का मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइंस, वो समझ तो लिखा हुआ नहीं है। ये क्या होता है? ये होता है सीधे डायरेक्ट मीनिंग। ठीक है, इसके अलावा जो तुम्हारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ये वाले आते हैं, दूसरे आते हैं तुम्हारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस। इसमें तुमसे पूछ लेगा भाई ये वर्ड पैसेज में यूज हुआ है, ओमनीवोरस क्या मतलब होता है इसका, 4 ऑप्शन दे देगा, आसान क्वेश्चन भग से लगा दो। या तुमसे कह देगा कि भैया देखो ये इडियम या फ्रेज यूज हुआ था इस पैसेज में, जरा इसका मीनिंग बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन है वोकैबुलरी का। ठीक है, तो दूसरे तरह के क्वेश्चन ये होते हैं तुम्हारे पास। तीसरे तरह के होते हैं तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। उसने कहा कि भाई पहले बैंक चार्ज करता था इतने परसेंट इंटरेस्ट, उसके बाद उसने इतने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया, और लास्ट ईयर उसने इतने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया। एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि ये बताओ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसने किस वर्ष में चार्ज किया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहीं दे रखा है, देख और जवाब दे दे यार, बस ऐसा क्वेश्चन होता है। जैसे महाराणा प्रताप वाली आरती थी, उसमें बता रहा है कि महाराणा प्रताप ने बहुत सारी जंगें लड़ी और बहुत सारी जंगें जीती, और सिर्फ एक ही जंग थी जिसमें उनको पार्शली शिकस्त मिली, बाकी वो उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जंगें जीती। अब पैसेज में कह रहा है महाराणा प्रताप इतने जबरदस्त योद्धा थे, नहीं क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। कह रहा है महाराणा प्रताप इतने जबरदस्त योद्धा थे कि जिंदगी में कभी उन्होंने हारे ही नहीं। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है नहीं आ रहा, उसने कहा है पार्शियली मिली पर मिली ना, तो आपको यही चलना है। इसी चीज को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन और फैक्ट बेस्ड, इन्फॉर्मेशन और फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन, और इसमें सारे तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, कैसे करेंगे ये समझ में आ गया, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मीनिंग समझ में आ गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? आत्मा तृप्त हो गई है, बहुत बढ़िया है। अब आखिरी चीज, अगले होते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अब देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली आपके थोड़े से टेढ़े होते हैं, ये होते हैं टोन बेस्ड, थीम बेस्ड क्वेश्चंस। टोन बेस्ड का क्या मतलब होता है? वो जानना चाहते हैं कि भाई किस मूड में ये बात कही गई है। टोन बेस्ड भी कह सकते हो, टोन, स्टाइल, मूड। कैसा हो सकता है कि भाई कहने वाला डायडेक्टिक था, सार्केस्टिक था, एक्साइटेड था, सॉम्बर मतलब सीरियस था, ग्रीव्ड था, कैसी टोन थी उसकी। ये कितनी भी हो सकती हैं, जितने वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं उतनी हो सकती हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्टिव था, या फिर नरेटिव था। नरेटिव मतलब कोई कहानी सुना रहा है अपनी बचपन की, हम यहाँ जाते थे, नानी के घर जाते थे, ठीक है, नाना के पैसे चुराते थे, ये सब बता रहा है। इंस्ट्रक्टिव चीजें बता रहा है। इंस्ट्रक्टिव मतलब बता रहा है कि अगर आपको कभी माउंटेनियरिंग करनी है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, रस्सी लेके जाओ, ये लेके जाओ, दैट इज। ठीक है, सॉम्बर का मतलब होता है कि भाई वो बहुत ही दुखद बात बता रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ, एक अर्थक्वेक आया, उसमें इतने लोग मर गए, लाशें जगह जगह बिखरी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें, जवान लोग सभी थे, किसी का हाथ कटा था, किसी का पैर, तो दैट इज सॉम्बर। एक्साइटेड का मतलब है जैसे वो बता रहा है, क्या तुम्हें पता है कि इंडिया अभी एक जबरदस्त न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रही है, और वो वेपन ऐसा होगा, वो तैयार करने करने तक ही हमारी कंट्री इतनी पावरफुल हो जाएगी कि लोग हमसे वैसे ही डरेंगे, नाम से लोग इंडिया के कांपेंगे। जरा सोच के देखो कि कहीं तुम कहो इंग्लैंड में और तुम बता रहे हो कि मैं इंडिया से हूं, और लोग तुम्हें एकदम सैल्यूट मानने लगे, क्या ऐसा कभी हो सकता है? ऐसी बातें कर रहा है, बहुत एक्साइटेड है। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग कस रहा है, व्यंग व्यंग कस रहा है, जैसे वो कह रहा है कि भाई देखो इंडिया बहुत जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त कंट्री है कि जितने भी यहाँ के फ्लरिश लोग हैं वो अपने बच्चों को उस कंट्री में पढ़ाते ही नहीं है। जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके सारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं।
वो अपना दिल इतना बड़ा रखते हैं कि वो कहते हैं नहीं, यहाँ के जो आप जाके देखेंगे सरकारी स्कूल जितने भी देखेंगे उसमें सब गरीब बच्चे ज्यादातर पढ़ रहे होते हैं, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। नहीं तो जितने अमीर बच्चे होते हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, और जो उससे भी ज्यादा अमीर होते हैं वो और भी बढ़िया हॉस्टल्स और बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, और अगर उससे भी जो बढ़िया है, क्यों? क्योंकि ये सारे लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि गरीब बच्चों के लिए हम जगह छोड़े सरकारी स्कूल में। ठीक है, ऐसा करके ये कह रहा है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अरे भैया ताना मार रहा है, तो ये तो धोती खोल रहा है, सरकास्टिक हो गया ये। ठीक है, अब हो गया डायडेक्टिक। डायडेक्टिक का मतलब है कि समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ कुछ समझा रहा है कैसे करना है काम। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल आपके पास टोन होती है। टोन समझ में आ गई? टोन का मतलब है अंदाज बयां, कैसे कहा गई बात। इतनी बात समझ में आ गई? थीम बता दें? हम्म, चलो, अब इसके लिए आपकी वोकैबलरी अच्छी होना चाहिए, इसीलिए सारी चीजें लौट फिर के रीडिंग पे आ जाती हैं। रीडिंग कोई 1 डेढ़ महीने का काम नहीं है। एक बच्चे ने आज दिल जीत लिया, आज उसने मुझे कुछ ऐसा भेजा जो मैंने खुद ही अपने स्टेटस पे लगा दिया, सोशल मीडिया स्टेटस पे। तो वो क्या हुआ, उसने मेरे को भेजा कि सर आपने कभी मेरे को बोला था रीडिंग करा कर, मैंने रीडिंग करना शुरू करी सर, ये मेरी आदत बन गई, अब मुझे मजा आता है, हॉबी बन गई, मैं रोज रीडिंग करता हूँ। यार वो इतना वार्म लगा मेरे को, मेरा दिल खुश हो गया। ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो यार, किसी एक बंदे की जिंदगी बदल गई तो दिल खुश हो गया। जिसने रीडिंग की आदत डाल ली ना, तुम ये बात मेरी याद रखना, जिंदगी में नाकामयाब नहीं हो सकते हो। ज्ञान से बड़ा हथियार कोई होता नहीं है जीवन में। और जो रीडिंग करने वाला होता है वो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, और ऐसा होता नहीं है जो तुम पढ़ते हो ना उनका असर तुम्हारे ऊपर पड़ता है। जिस तरह का कंटेंट तुम देखते हो उसका असर तुम्हारे ऊपर पड़ता है, जो तुम पढ़ते हो तुम वही जीते हो, ये बात याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई हमारे पास थीम बेस्ड क्वेश्चंस। थीम बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसमें कोई ना कोई थीम की बात हो रही होती है ना। जैसे मान लो वो बात कर रहा है, ये जो मैंने आपको बताया था, इन्वायरमेंट पे बात कर रहा है, पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स पे बात कर रहा है, पॉलिटी पे बात कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर पे बात कर रहा है, तो ये सारे थीम होते हैं। वो बता रहा है कि भाई ह्यूमन बिहेवियर कैसे वेरी करता है, तो ये सारे थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनके और भी नाम हो सकते हैं, जैसे टाइटल ऑफ द स्टोरी, टाइटल बेस्ड भी यही वाले होते हैं। ठीक है, थीम, या फिर साइनोशोर। साइनोशोर मतलब मुद्दे की बात। तो पूछ लेता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज ना, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द साइनोशोर ऑफ द पैसेज। ये सारी चीजें भी आपके थीम बेस्ड क्वेश्चंस में आती हैं। तो अल्टीमेटली इन दोनों क्वेश्चंस को करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए इम्प्लिसिट मीनिंग। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको इम्प्लिसिट मीनिंग करना आना चाहिए। अगर आपको इम्प्लिसिट मीनिंग समझ में नहीं आता तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, जब आप मेरे साथ करेंगे तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन शायद सही हो जाएं, क्योंकि आसान रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन इम्प्लिसिट मीनिंग वाले सही नहीं होंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? है ना, गलत हो सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बढ़े हम आगे, तैयार हैं आप क्वेश्चंस करने के लिए? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत तड़प रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले एक नजर डाल लीजिए क्वेश्चंस पे, फटाफट फटाफट फटाफट। क्वेश्चंस पे नजर डाल के आप थीम और टोन को समझने की कोशिश कीजिए, मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए, किस मुद्दे पे है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बस सिर्फ नजर डालते रहिए। अब जैसे आपको डी क्लटर्ड वर्ड दिखा तो उसको ध्यान में रखना, ये कभी आए तो ध्यान से पढ़ना। अब इसमें आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हुए चलते हैं सारे कि भाई अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात आएगी, उसका मुझे ध्यान रखना है। फिर आप आगे बढ़े, आपने कीवर्ड देखा, कोइंसिडेंस की बात आएगी, ध्यान से पढ़ना है उस जगह पे। एक वर्ड डिक्लटर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इस पे, तो ये आप देख के चलेंगे, है ना, ऐसे ही। इट इज पॉसिबल टू कंटेन, तो जब भी ये वाला सेंटेंस आएगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइडिया के लिए सेंटर आइडिया मतलब मुद्दे की बात, ये थीम पूछ रहा है, ठीक है, तो थीम के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको यहाँ पे देता हूँ 30 सेकेंड्स, और आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट रीडिंग, ऑल दी बेस्ट। 30 सेकेंड्स फॉर रीडिंग। चलो, गो फॉर इट।
ओके, लेट्स गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर वन, ऑल द बेस्ट। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा विनय, हर चीज हर आदमी को समझ में नहीं आती। कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है क्लास पे, तब समझ में आता है। अब पोल मैंने थोड़ी किया है, पोल तो तुम लोगों ने ही किया है। चैट बंद करूं पहले तो? पागल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे बस, गधे। अगला क्वेश्चन कहता है, इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो हमने कर लिया, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट वन। अबे यार गलती हो गई, चलो इसको रीपोल कर रहे हैं, रीपोल किया इस क्वेश्चन को। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन कहता है तुमसे, इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल एवरीथिंग एल्स बट वंस माइंड। तो ये सीधा सीधा दे रखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या लगाया आपने? बहुत सारों ने सी भी लगा दिया। सी नहीं आएगा आंसर। ये थोड़ी कह रहा है वो एवरीथिंग एल्स इज अचीवेबल, ये तो वर्ड ही नहीं यूज किया उसने, अचीवेबल। तो कह रहा है व्हाट द वर्ड डी क्लटर्ड, डी क्लटर्ड जो पैराग्राफ में यूज हुआ है उसका मतलब होता है बेकार की चीजें हटा देना। क्लटर इकट्ठा करके रखना और डी क्लटर हटा देना। तो बेकार की चीजों को हटाने की बात कर रहा था। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो व्हाट सीम्स टू बी कोइंसिडेंस? इवेंट्स हैपनिंग अकॉर्डिंग टू विश, यही होता है ना? तो आंसर इज डी, दे रखा है ये, सीधे सीधे ऐसे ही दे रखा है। दिखा देता हूं तुम्हें, चलो बाद में दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन सारे निपटाओ, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इस। तो वी अट्रैक्ट द थिंग्स वी डिजायर, आंसर इज सी। ओके, तो एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ ये वाला तुम्हारा पूरा टॉपिक, ये वाला पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये बता रहा है कि भाई माइंड कंट्रोल कर लिया, दुनिया की सब चीज कंट्रोल कर ली। तो पहला वाला सीधा सीधा दे रखा है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, वो है द इंपॉर्टेंस ऑफ, देखो ये तो है नहीं, मैनेजिंग एक्सटर्नल चैलेंजेस, द नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो सिर्फ उसने एक जगह बात की है। ये पैसेज का सेंट्रल आइडिया नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, थीम नहीं है। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ, ये क्लोज था, ये क्या था, ये तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए था, मिसलीडिंग था। मेन बात ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेनिंग कंट्रोल, अगर माइंड पे कंट्रोल होगा तो ही स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचोगे। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। दूसरे में ये बात सीधी सीधी थी, ये सभी का लगभग सही हो गया था, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। अचीवेबल का क्या मतलब, एवरीथिंग एल्स इज अचीवेबल इफ वन कंट्रोल्स वंस माइंड, ये बात उसने कहा कही कि तुम सब कुछ अचीव कर लोगे, ये नहीं कहा उसने, ये कहा कि सबसे मुश्किल काम है और इसलिए इंपॉर्टेंट है। डिक्लटर्ड का मीनिंग सीधे सीधा देखेंगे, डिक्शनरी से भी पता चल जाएगा। कोइंसिडेंस का मतलब क्या, कोइंसिडेंस इवनिंग हैपनिंग अकॉर्डिंग टू योर विश, ये देखो कहाँ कहाँ दे रखा है, पैसेज में यहाँ दे रखा है। एक बार हम कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, वी में ऑल्सो फाइंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है, कंट्रोल करना। इनएक्सप्लेसिबल इवेंट्स अकर, है ना, ऐसे जो हमें समझ में भी नहीं आएंगे, भाई ऐसे कैसे हो गया, तुम समझ एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। एंड वी फाइंड थिंग्स फॉलिंग इन प्लेस फॉर, समझ लगेगा अरे ये तो सब अपने आप हो रहा है, कैसे, दे सीम टू बी कोइंसिडेंस, तुम्हें लगेगा ये सिर्फ इत्तेफाक है, बट दैट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग फॉर यू, ये तुम्हारे लिए काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम कर रहा है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, तुम में वही पहुंचेगा जो तुम सोचते हो, व्हेन यू थिंक पॉजिटिव यू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये वाली बात कह रहा है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, जरा स्कोर देखें, सारे हो गए, एक बचा है, एक और था। वी अट्रैक्ट द थिंग्स वी डिजायर, वही बात इसने सीधी सीधी मैंने लास्ट पैराग्राफ में बोली गई है, ये वाली बात। तो अगर मैं देखूं विनर, तो कोई है कि 5 पे 5 बनाने वाला? अच्छा, दो तो मेरे गलत हुए थे ना, दो तो उसको तो मैं काउंट नहीं करूंगा, एक तो पहला वाला 5 क्वेश्चन थे। तो भैया विवेक ने सारे सही कर दिए हैं, और लक्ष्मीकांत ने भी सारे सही कर दिए हैं, मृणल ने सारे सही कर दिए हैं, मिस मिलनर ने सारे सही कर दिए हैं, देवऋषि, अंश, इन सब के सारे सारे सही हो गए हैं, तो दैट इज वेरी गुड। अंश, अभिनव, राजेश्वरी, रिधिमा और मन्नत। पर कहानी खत्म नहीं हुई है, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने है, क्वेश्चंस पे नजर डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ नजर क्वेश्चंस पे, धाए धू क्वेश्चंस करेंगे। हाँ भाई गधो सुन लो, 30 सेकंड इसे रीड करने के लिए दे रहा हूँ, पोल नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, पोल नहीं है, पोल लगाओगे तो मैं ए बी सी डी कुछ भी लगा सकता हूँ, गलत हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए पोल नहीं लगाना है, अपना स्कोर खुद ही पीछे ले जाओगे। पोल नहीं लगाना है, बस रीड करना है 30 सेकंड्स में।
ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 1, कहां से लिया गया, कह रहा है फ्रॉम वेयर दिस अकाउंट हैव बीन टेकिंग, कहां से लिया गया ये अकाउंट। ये क्वेश्चन भी ना आपका इनडायरेक्ट होता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। आपसे पूछा जा रहा है ये बता भाई ये कहां से उठाया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, किसी जर्नल से है, न्यूज़पेपर में, तो अब ये लैंग्वेज से पता चलता है। जब आप रेगुलर रीडिंग करते हैं तो आपको पता है न्यूज़पेपर में ऐसे नहीं लिखा जाता, जर्नल भी नहीं है ये किसी चीज के बारे में, ये एक इंटरव्यू है, क्योंकि आगे लिखा था लॉर्ड, है ना, और फिर ये दे, तो ये बोल रहा था, ये सब बता रहा था, एक इंटरव्यू में बताई हुई है, ऐसे नहीं लिखा है उसने। ऐसे से पहले भी कभी लॉर्ड नहीं लिखा जाता, तो पर्सन का नाम लिखा था ना, तो आपने क्या लिखा, जर्नल, जर्नल नहीं था ये। आंसर इज सी। देखिए कैसे पता चला, लॉर्ड, लॉर्ड ये बंदे का नाम है जो बोल रहा है ये सब बात। आई कीप अ जर्नल एंड राइट इन, आई कीप अ जर्नल, मैं एक जर्नल रखता हूँ और उसे लिखता हूँ, फिर काफी लिखता हूँ ना। आई गेट अ लॉट ऑफ माई पोएम्स आउट ऑफ इट, उसमें से मेरी बहुत सारी पोएम्स आती हैं, तो जर्नल्स में पोएम लिखता है। ये जर्नल और पोएम के बारे में है, जर्नल या पोएम नहीं है, समझ रहे हो, पैसे जर्नल या पोएम नहीं है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कौन है, पोएट है, नॉवेलिस्ट है, ड्रामेटिस्ट है, पेंटर है, कौन है भैया लॉर्ड। लॉर्ड ने खुद बताया कि हम तो कविताएं लिखते हैं, हम कवि हैं, खुद बताया। डायरेक्ट क्वेश्चन, ए इज द करेक्ट आंसर। ये वाला कर दिया तुमने। अगला लगाओ। Another word in the second paragraph that means rewriting is refilling, recognizing, repicking या फिर revising। तो आप देखेंगे रीराइटिंग के लिए उसने दूसरा वर्ड दे रखा है सीधे सीधे, और वो वर्ड है रिवाइजिंग। रीफीलिंग भी हो सकता था, पर फीलिंग एक अलग चीज है। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, अनदर वर्ड इन द सेंटेंस दैट मींस रीराइटिंग, दोबारा लिखने के लिए नहीं है, दोबारा फील करने के लिए, वो रीफीलिंग होता है। ठीक है, रिवाइजिंग इज द करेक्ट आंसर। ये भी दिखा देते हैं, कौन सा पैराग्राफ बता रहा है, सेकंड पैराग्राफ बता रहा है। आओ देखो, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। फॉर मी देयर आर टू बेसिक डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर रिवाइजिंग माई पोएट्री, रिवाइजिंग वर्ड का यूज किया उसने, है ना, रीराइटिंग के लिए। इट इज रिकॉग्नाइज दैट पोएम हैज नॉट येट बिकम इटसेल्फ, पर रिवाइजिंग का यूज किया है। यही फीलिंग वो वर्ड नहीं है। अगला आ जाइए। According to the writer, the two processes involved in revising her work are, कैसे हैं, क्लियर येट डिफरेंट। क्लियर येट डिफरेंट का क्या मतलब है भाई, यही है और कुछ नहीं, क्या लगा दिया आपने, डी लगा दी। इजी एंड एनकर्ड, यही तो मिसलीडिंग था, ये बेसिकली मिसलीडिंग था।
देखिए दिखाता हूं कैसे। मिसलीडिंग वाला एकदम पकड़ लेते हो तुम, और यही खेल होता है इसमें। फॉर मी देर आर टू बेसिक, इसने कहा टू बेसिक एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, वन इज रिकॉग्नाइजिंग दैट द पोएम हैज नॉट येट बिकम इटसेल्फ, इन अदर वर्ड्स आई मीन दैट द फीलिंग द ट्रूथ दैट द पोएम इज एंकर्ड इन। कह रहा है एंकर्ड का मतलब है जिसमें लगा लटकाया गया है, इस पर रखा गया है, वो फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब जो थीम है जो वो कहना चाह रहा है वो थीम नहीं निकल रही, कह रहा है इज समवॉट नॉट क्लियरली क्लैरिफाइड इन साइड ऑफ मी। तो पहली चीज किस पे आ गई, क्लैरिटी पे। पहली चीज पे क्या आ गया कि क्लियर, हमें उसे क्लियर करना है। एंड एज अ रिजल्ट लैक समथिंग देन इट हैज टू बी रीफिल्ड, फिर दोबारा उसे फील करना पड़ेगा सही करके कि अब सही जा रही है पोएम या नहीं। देन देयर इज द अदर प्रोसेस विच इज ईजियर। हाँ, दूसरा प्रोसेस जो है वो इजियर है। द पोयम इज इट सेल्फ बट इट हैज रफ एजेस दैट नीड टू बी रिफाइंड, that kind of revision involve picking the images that is more potent or tailoring। ठीक है, इजियर काइंड ऑफ रीराइटिंग है। तो यहाँ पे है ना कि ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है, क्लियर हैं लेकिन फिर भी डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग तो कहा नहीं क्योंकि उसने इजी वर्ड यूज किया। ठीक है, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स भी नहीं कहा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में ही जंग थी। तो इजी तो बिल्कुल सही जा रहा है पर एंकर्ड नहीं जा रहा। ठीक है, एंकर्ड इसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि एंकर्ड का मतलब होता है किसी चीज में कहीं पे किसी चीज को एंकर कर देना, लटका देना, कुंडा लगा देना, है ना, एंकर होता है जहाँ पे जहाज भी खड़े होते हैं। तो ये वो वाले सेंस नहीं दे रहा है, वो वाला फीलिंग नहीं दे रहा है। वो कह रहा है उसको ठीक करने के लिए। एंकर्ड का मतलब था पैसेज के अंदर कि जो थीम थी वो एंकर्ड नहीं थी, वो लटकी हुई नहीं थी उस चीज से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टेररिज्म पे एक पोएम लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन पोएम लग ही नहीं रहा कि टेररिज्म पे। ऐसा लग रहा है कि पोएम तो भाई इंडियन आर्मी पे लग रही है, तो वो या किसी और चीज पे लग रही है, तो वो होता है एंकर्ड, थीम नहीं ले रहा था। लास्ट क्वेश्चन ये, अब हम उड़ देगा बच्चा बच्चा। द पर्सन नेम लॉर्ड इन द पैसेज राइट्स इन अ जर्नल। कैसे लिखता है वो? वेरी रेगुलरली नहीं, रेयरली नहीं, ऑल द टाइम नहीं, फेयरली रेगुलरली। एग्जैक्टली यही वर्ड उसने यूज किया है बाबू, एग्जैक्टली ये वर्ड। तो इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, सीधे यही वर्ड उसने यूज किया। सीधा सीधा आंसर था, सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं करना था मेरा बच्चे। ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिए? फेयरली रेगुलरली, ऐसी सी तस्वीर। ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैं तुमसे कह रहा था कि वो तुम्हें बताएगा महाराणा प्रताप और तुमसे पूछेगा नाम, घोड़े का नाम। ये वही वाला क्वेश्चन है भाई, मैंने कहा था ना तुम करोगे यार, तुमने करके दिखाया। चलो, तो ये था दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तीसरे पे चलेंगे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। सबसे आसान वाला है ये, जाइए और कमा के लाइए। क्वेश्चन देख लीजिए, नजर आने दो फटाफट। अब आएगा मजा। ऑल द बेस्ट। 30 सेकेंड। पोल नहीं लगाना, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा।
व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ मस्ट द ऑथर बी, क्या एज होगी? बताया उसने कि मैं बुढ़ा हो चुका हूं, जिंदगी खत्म हो रही है मेरी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। खूब पटकी आई हैं आज तुम्हें। अगला देखो, लाइफ को लेके क्या फीलिंग है उसकी। वॉट फीलिंग्स डज दी ऑथर हार्बर अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में क्या सा सोचता है वो? लाइफ को रिग्रेट नहीं, बड़ा पॉजिटिव आदमी दिखाया है भाई, वो ग्रैटिट्यूड करता है, बड़ा थैंकफुल है जिंदगी को लेके वो, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, तो उसने ये कहा कि भाई जिंदगी का मजा इसी चीज में है कि आप दूसरों की मदद करें, और डी इज द करेक्ट आंसर। What according to the author is the most important thing in life? द थिंग वन इज स्टार्विंग फॉर, ये नहीं जो तुम्हें मिल गया है, ये जो तुम अब बनना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये। जो मिल गया है वो नहीं, जो तुम बनना चाहते हो। द अचीव, द स्ट्रगल वन हैज फेस्ड, द मेमोरीज वन हैज इन लाइफ। क्या लगाया तुमने? मेमोरीज लगा दिया ना, ये उसने कहा ही नहीं है। दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा, शुरू में ही दे रखा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट वॉट यू हैव बीन, वो नहीं जो तुम बन गए हो, जो तुम आज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वॉट यू आर रीचिंग फॉर एंड बिकमिंग। पर तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या बनते जा रहे हो? पता चला कुछ साल पहले तक तुम गाली भी नहीं बकते थे, अब तुम गालियां भी देने लगे हो। तो प्रॉब्लम यह है कि तुम क्या बनते जा रहे हो, क्या रीच करने की कोशिश कर रहे हो। अब साथ में इसने कहा एट माई एज वन आई कैन सी द एंड ऑफ द रोड, का मतलब क्या है कि बूढ़ा हो गया, एंड ऑफ द रोड, जिंदगी खत्म हो रही है। ठीक है, द थिंग वन इज स्ट्राइविंग फॉर, जो वो करना चाहते हो, जो बन रहे हो। टोन बता दो पैसेज की। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, कि भाई साहब पैसेज की टोन क्या थी? क्या ये सटारिकल था, सटार कस रहा था, मजे ले रहा था तुमसे? बिल्कुल नहीं। ओपिनियनेटेड का क्या मतलब होता है कि अपनी ओपिनियन दे रहा था, उसको थोप रहा था, है ना। बायस्ड था चीजों को लेके, बायस्ड ओपिनियनेटेड होता है, बायस्ड। तो बायस तो कमबख्त बेचारा बिल्कुल नहीं था। आर्ग्यूमेंटेटिव तो नहीं था, रिफ्लेक्टिव था, सोचने पे मजबूर कर रहा था। कह रहा सोचो जरा, देखो जिंदगी को। रिफ्लेक्टिव आदमी था। आंसर हो जाएगा ए। समझे मेरे बच्चे? आया कुछ मजा आज की क्लास में? तो पहले तो ये बताओ भाई आज की क्लास कैसी लगी, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा दिखाता हूँ पहले आज के चीते। तो कहानी बहुत बदल चुकी है, 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं, ठीक है।
तो 15 में से स्कोर हम मानेंगे तो 13 सबसे ज्यादा है सगारिका का, है ना। अंश 12, श्रेया 12, देवऋषि 12, लेफ्टिनेंट संगम 12, जॉनी 12, लक्ष्मीकांत 11, हर्षवर्धन 11, अभिनव 11 और शुभम भी 11। ठीक है भाई। तो ये बताओ, कुछ सीखने को मिला, कुछ मजा आया, तुम्हें ये क्लास कैसी लगी, और इस क्लास को लेने के बाद अब तुमने क्या डिसाइड किया? हम्म, है ना। तो आप मैंने देखा कितने छोटे छोटे, मैं बहुत छोटे छोटे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन लेके आया, पर मैंने देखा ज्यादातर क्वेश्चंस में लोगों के पास, बच्चों के पास पटकियां थी। 15 में 15 तो कोई सही नहीं कर पाया। ठीक है, 3 क्वेश्चन उसके भी गलत हुए, मतलब हर हर उसमें। तो यहाँ पे देखिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जो स्कोर होता है, स्कोर आपका जब 80% आने लगे तो इसका मतलब है आप चीते हो गए हैं। इसमें 80% गधा भी कर देता है, अगर तुम ईमानदारी से करोगे 80%, मतलब 5 है तो 4 तो सही करने ही है। और जो इसका एक बच्चा ऐसे भी होते हैं जो उसमें समझदारी दिखाते हैं, जिस क्वेश्चन पे डाउटफुल होते हैं वो करते ही नहीं है, हम 4 ही कहेंगे, 4 करेंगे, 4 के 4 सॉलिड करेंगे, तो नेगेटिव नहीं जाते उनके, उन्होंने, ठीक है, मान लो 5 क्वेश्चन आए, सबने 5 करे, उनके 5 में से 4 आए, 5 में से 4 आए तो एक गलत क्वेश्चन का भी पैसा मतलब कट गया मार्क। ठीक है, तो उनके पूरे 4 4 16 थे ना, 4 × 4 16, फिर कट गया 1.83 के अराउंड कटता है, तो कितना रह गया उनका, 14 पॉइंट समथिंग उनका स्कोर रह गया। लेकिन अगर वो बच्चा जो इसने 4 सही करे, 5 में से अटेम्प्ट ही 4 करे थे, वो 16 नंबर लेके इससे आगे बैठा होगा, 1.5 नंबर पे रैंक कहाँ ऊपर जाती है, ये डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो भाई बहुत कुछ बदल जाता है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को पकड़ के करें, सॉलिड तरीके से करें। रीडिंग को मत छोड़िए, यकीन जानिए ये आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त है। ये आपको वो दे सकती है जो आज तक आपको कोई नहीं दे पाया, कोई नहीं दे पाया, कोई मास्टर नहीं दे पाया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वो नहीं दे पाए जो तुम्हें रीडिंग दे सकती है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया के जितने महान लोगों को देखोगे वो बहुत बढ़िया रीडर हुए हैं, ज्यादातर लोग। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कहां से कर रहे हैं, ये मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है, वहां देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उतार लीजिए यार, सीडीएस के लेंगे एक बार में 3 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको मिल जाएंगे। 10 साल के पेपर अगर आपने ले लिए ना, तो भाई एक साल में 2 पेपर होते हैं, तो इतना इतने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही कॉम्प्रिहेंशन है। 10 3 30, 30 60 लो भाई, 60 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए, रोजाना 5 5 भी लगाओगे तो 12 दिन का माल हो गया। एसएससी के उठा लो यार, मैट के उठा लो, कैट के उठा लो, कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो एग्जाम उठा लो, आता ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और एनडीए का जो लेवल है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो 10+2 वाला लेवल है। ठीक है, तो तुम एसएससी के उठाओगे, सीडीएस के उठाओगे, वो तुमसे तगड़े ही होंगे। ठीक है, चलो तो अब अपना आप, अब हम क्या करते हैं, फटाफट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो कर लिया भाई, प्रेपोजिशन और लगा देते हैं, जल्दी से, मेरी अगली क्लास भी है। आई नो दैट इग्नोरेंस इज नॉट अ bliss। इग्नोरेंट के साथ तो ट्रू आता ना, ही इज इग्नोरेंट टू मेनी थिंग्स। बिटवीन पीपल नहीं होगा, क्योंकि 2 से ज्यादा के लिए हम बिटवीन नहीं, अमंग का इस्तेमाल करते हैं, फॉर मोर देन 2, है ना। तो आंसर होगा सी। द स्टेट गवर्नमेंट पास द प्रपोजल ऑफ बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो बिल्कुल सही है ना, उसके पार, ये सही है। टू कनेक्ट द विलेज टू द हाईवे, कोई गलती नहीं है, टनाटन सेंटेंस, सारे प्रेपोजिशन सही लगे हैं। द जज शुड डिस्पेंस विद का मतलब होता है रिमूव कर देना, हटा देना, तो हटा दे क्या जस्टिस को, नहीं, तो रिमूव नहीं कह रहा है। अगर आप खाली डिस्पेंस लिखेंगे तो डिस्पेंस का मतलब होता है, आपने सुना होगा डिस्पेंसरी, तो डिस्पेंसरी क्या करती है, प्रोवाइड करती है कुछ, है ना, स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर डिस्पेंसरी, तो डिस्पेंसरी प्रोवाइड करती है। बी इज द करेक्ट आंसर। माई बॉस इंटरेस्ट मी विद, फॉर नहीं आता, फिक्स प्रेपोजिशन है इंटरेस्ट के साथ विद, तो बी इज द करेक्ट आंसर। वी आर डिसअपॉइंटेड, अब लोगों की बात हो रही है तो एट नहीं होगा भाई, विद द पर्सन होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आई एम ऑब्लाइज, ऑब्लाइज जहां भी आ जाता है उसके साथ हम यूज करते हैं टू, है ना, हिंदी में भी बोलते हैं, स्कूल में भी बोलते हैं, आई विल बी ऑब्लाइज टू यू, प्लीज गेट इट डन फॉर मी। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, डिस्पाइट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ ऑफ कभी लगता नहीं है, तो भाई ये 2 होते हैं, एक होता है इन स्पाइट ऑफ और एक होता है भाई डिस्पाइट। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ये ऑफ का ध्यान रखना, इसके साथ लगता नहीं है और इसके साथ हटता नहीं है। तो बड़ी आसान सी चीज है, क्या वो तुमने डायलॉग सुना होगा हीरोपंती का, इसको आती नहीं है और इसकी जाती नहीं है, आंसर हो जाएगा ये, ऐसे याद रखना है।
ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज फादर एंड आफ्टर हिज डेथ ही बिकेम द एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, है ना, वारिस। तो आंसर हो जाएगा सी, एयर। एयर बोलते हैं, HEIR लिखते हैं पर पढ़ते एयर हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेट के साथ प्रेपोजिशन यूज होता है अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। हर कजिन whom she loved a lot died by कैंसर थोड़ी होगा, died from cancer, he died from cancer। C is the correct answer। ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं आता, ये तो पढ़ाया था। वन ऑफ माई प्रपोज के साथ टू आता है, ये भी पढ़ाया था, जब बाद में ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट पर्सन होता है। अगला कह रहा है आई थिंक दैट देयर हैज बीन सम मिसकम्युनिकेशन बिटवीन। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है तो आप कहेंगे हिम एंड हर। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, एक्साइटेड अबाउट समथिंग। वी आर ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट समथिंग। तो आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, idioms एंड phrases। हॉट पोटैटो कौन होता है? A issue which is disputed, कंट्रोवर्शियल इशू होता है हॉट पोटैटो, जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते ज्यादा। ज्यादा बोल देंगे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, दैट इज हॉट पोटैटो। जैसे हमारे इंडिया में तो रोजाना एक ऐसा इशू चल रहा होता है इसके बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। अगला कह रहा है यू स्नूज यू लूज का मतलब है भाई हल्के में मत ले, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यू स्नूज यू लूज, ये कह रहा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आई डोंट बाय इट, अबे ये सब में नहीं पढ़ता मैं, आई डोंट बिलीव इट, ठीक है। जैसे कि तुमसे कहा भाई मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है, बड़ी सुंदर थी, कल उस पर भूत आ गया, बाल उसने खोल लिए, अपने हाथ ऐसे करके हाथी पे चढ़ गई, सरपंच जी का गला नोच डाला उसने। भाई यार ये सब आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बाय इट। माई टू सेंट्स का मतलब है यू जस्ट टेक माई टू सेंट्स, आस्क द गर्ल व्हाट शी वांट्स, शी विल लेट यू नो व्हाट शी वांट्स। तो माई ओपिनियन, माई टू सेंट्स, माई ओपिनियन। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है अनएक्सपेक्टेडली। ये क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेडली। बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई होमवर्क क्या है? होमवर्क वही रहेगा, डीपीपी लगानी है, रीडिंग को हल्के में नहीं रहना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक मैंने शेड्यूल के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो दी है, वो देख लो। आज से 2 महीने की पूरी स्ट्रैटेजी है उसमें। उसमें सब बताया है कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन लगाने, कौन से लगाने, क्या करना है, और हर तरह के बच्चे के लिए बताया। तो प्लीज देख लेना, आत्मा अगर अपनी तृप्त करना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी भारत में बनो भारत के नेक्स्ट ऑफिसर। कैसे? एसएसबी इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए तैयारी करो। कहां से करो? PW टॉक से करो। किसके साथ करो? ये यहाँ पे सब दे रखा है, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, 120+ वीडियो लेसन्स हैं, ठीक है। तो इट इज समथिंग वेरी गुड। अगर देखो एसएसबी की तैयारी वैसे भी एक दिन में नहीं होती है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। 7 डेज का 7 रुपए में ट्रायल प्लान ले लो, देख के देख लो, 7 रुपए में काफी सीख जाओगे। लेके देखो 7 रुपए क्या है, 7 रुपए का तुम पता नहीं क्या क्या फूक देते हो। 7 रुपए तो कुछ नहीं होते हैं, ले लो 7 रुपए में, देखो क्या मजा आता है। मजे के लिए ले लो, 7 रुपए कह रहा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलो, NDA-NA का अल्टीमेट मास्टर किया, ये भी एक किताब है, आप चाहे तो ले सकते हैं प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी और सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारी बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। ये बुक्स ये सारी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और एसएसबी प्रिपरेशन के लिए यहाँ भी स्कैन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एक क्लास कैसी लगी जल्दी से। अबे डाउट बॉक्स भी है तुम्हारे पास, इसमें भी भाई खाएगा तू, मेरे से सुनेगा। कौन है इसका नाम देख लूं जरा मैं, डाउट बॉक्स ले कह रहा है, क्या हो गया ना? अरे मेरी बहुत याद आएगी अब यार, मैं आज डांटने के मूड में, तुम कह रहे हो याद बहुत आएगी। हमारे लिए दुआ करना प्लीज। हाँ भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी ऐसे गॉड में नहीं मानता जो बाहर से इंटरवेंट करता है। मुझे लगता है जो दुआएं होती है ना, वो वही होती हैं जो तुमने, मेरी दुआएं क्या होंगी पता है? मेरी दुआ का मतलब है मैंने जो तुम्हें बताया वो तुमने किया, तो तुम्हें दुआ अपने आप लगेगी। माँ की दुआएं जो होती है ना, लेना पड़ती हैं, बिना वजह माँ दुआएं नहीं करती है, लेना पड़ती है, उसके लिए अच्छा करना पड़ता है। 2-4 बच्चे होते हैं ना, जो अच्छे से करता है माँ के लिए, वो दुआएं देती है, तो वो पॉजिटिविटी तुम्हें मिलती है। तो तुमने अगर बढ़िया करा होगा तो मेरे आशीर्वाद, मेरी दुआएं तुम सभी के साथ है। मेरे सर, मेरा टॉपिक वाइज टेस्ट में अच्छा स्कोर रहता है, मिसलेनियस टेस्ट में स्कोर बहुत डाउन हो जाता है।
अच्छा जी, टॉपिक वाइज में रहता है, मिसलेनियस में डाउन हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि टॉपिक वाइज में तुम्हें पता होता है, प्रेपोजिशन कह रहा है ना वहीं से लगा दोगे भक्त। तो मिसलानियस में तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ती है ज्यादा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन सब सवालों का जवाब तुम्हें स्ट्रैटेजी वीडियो में मिलेगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस में अगर बट ऑल्सो के साथ सब्जेक्ट आया है तो शी ऑल्सो लाइक द, वो देखो सेम पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो होता है। अगर बट ऑल्सो के बाद, नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव आया है तो बट ऑल्सो के बाद भी आएगा। अगर बट नॉट ओनली के बाद नाउन आया तो उसके बाद भी नाउन आएगा, ये चीज है। डाइड ऑफ कैंसर भी होता है, डाइड फ्रॉम कैंसर भी होता है। अगर इन दोनों में सेलेक्ट करना पड़े, ऑफ ज्यादा बढ़िया है। फ्रॉम भी लगा सकते हैं पर ऑफ ज्यादा बढ़िया है। फ्रॉम का मतलब आप रीजन बता रहे हैं, ऑफ का मतलब है कि आप डिसीज बता रहे हैं। नहीं, पोल तो बहुत ज्यादा दिया था। रीडिंग से प्यार हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। 5 बुक पढ़ ली है तो एक दिन शिक्षु कुंडू मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जिस दिन तुम मुझे बताओगे सर मैं 50 से ज्यादा बुक्स पढ़ चुका हूँ। 5 तो कुछ नहीं है यार, कम से कम यार 1 सेंचुरी तो लगा दो यार, है ना। 1 सेंचुरी तो लगा दो कम से कम, हाफ सेंचुरी तो लगा ही दो यार। 5 बुक्स क्या होती है, 5 बुक्स पढ़ी बक, अच्छा भी नहीं लगता बताना। 50 में आएगा मजा। चलो, नहीं भाई सीडीएस का मौका नहीं देना है, प्रेशर में आ जाओगे फिर आप परेशान हो जाओगे। सीडीएस बहुत खतरनाक चीज है, उसका मौका नहीं देना। एक आध मौका दे के देख लो, पता चल जाएगा। चलो, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। भाई तुम्हारा डाउट का देख लूं, क्या डाउट है यही लिख देते। कैसा बच्चा है ये। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कितना टाइम देना है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका खत्म होना चाहिए 5 मिनट में, दैट्स इट। नहीं, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, ये आप झूठ बोल रही हैं कि मैंने काफी प्रैक्टिस की इंग्लिश में, क्वेश्चन नहीं बन रहे। नहीं, ये झूठ बात है, ऐसा होता ही नहीं है। ये ऐसी बात होगी सर मैंने बहुत खाना खाया पर मेरा पेट ही नहीं भरा। ऐसे कैसे, कुआं थोड़ी है भाई पेट में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अगर नहीं भरा है तो खाओ और खाओ और खाओ। तरीका वही है, अगर तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तुम्हें की मारनी है, सेल्फ लगाना है बस, और कोई तरीका नहीं है। तुम सोचो उल्टा कर दूं सर इसको, कुछ और कर दूं, फाड़ दूं, टंकी में आग लगा दूं, नहीं होगा, किक ही मारना पड़ेगी। हाँ, तो कुछ भी रीडिंग करता हूं तो भाई अभी तुम एनडीए के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम जाओ जाके पहले ये देखो कि एनडीए में तैयारी कैसे होती है। अभी बहुत मामला खराब है भाई, हमें किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है, कहाँ करें, टाइम वेस्ट हो रहा है पूरा। ऐसा भी हुआ था, अच्छा चलो अभी के लिए इतना ही काफी है। भाई तेरा डाउट ही नहीं मिल रहा, एलिस नाम है तेरा, कहाँ है तेरा डाउट, कहाँ है रे एलिस, कहीं है कोई डाउट ना है तेरा? कहाँ है एलिस, तेरा कोई डाउट ही नहीं है। ये है सर, मैंने अभी तक इंग्लिश के 4 से ज्यादा पीवाईक्यू दिए हैं और जब मैं एनालिसिस करती हूँ तो डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं। इवन यूपीएससी भी गलत बता रहा है कि आंसर सही होने के बावजूद। हाँ, अरे भैया भैया कितने क्वेश्चन होंगे ऐसे, रोतलू नहीं बनना है जीवन में। भाई एक बात बताओ, अगर तुमने 50 क्वेश्चन लगाए, कैसे से हो तुम यार? तुम लोग ना क्या करते हो ना, ऊड निकल जाते हो और जीरे पे लड़ते हो। अगर तुमने 50 क्वेश्चन लगाए भाई, 45 के आंसर तो सब जगह एक जैसे होंगे, 4-5 में दिक्कत आ रही है क्यों रो रहे हो, छोड़ दो उन क्वेश्चन को। और ऐसा सब जगह होता है, यूपीएससी के आंसर्स कभी कभी मेरे आंसर से भी मैच नहीं होते, ठीक है, बाद में वो अपने आंसर चेंज भी कर देते हैं। चैट जीपीटी के आंसर से उनका आंसर मैच नहीं होगा। सो देयर कुड बी मल्टीपल आंसर्स एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, बट इट हैपेंस ओनली विद 4 to 5 क्वेश्चंस एंड नॉट मोर देन दैट, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। टेंशन नहीं लिया करो यार, इतनी छोटी छोटी चीजों पर परेशान हो जाएगा, क्या फौजी बनेगा रे तू, ठीक है। चलो, तो अब मैं मिलता हूं तुमसे अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिंदगी में उतारते रहो। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।